बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। वो वर्डिक्ट आ चुका है, फ़ैसला आ चुका है जिसमें इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई जा रही है, सुना दी गई है। अब जज नासिर जावेद राना पर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं जनाब। लोग कह रहे हैं, यूथ ये कह रहे हैं कि देखें वो तो उनको तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, उन्हीं से दोबारा फ़ैसला करवा लिया गया। फिर ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ के बेटे ने वो फ्लैट बेचा था मलिक रियाज पर, और 2 नए जजेस भी आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं भाई। अब आपके सामने ये सूरत हाल रखनी है और तजिया भी करना है और हर एक बात पर। लेकिन जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ब्रेकिंग स्टोरीज टाइप स्टोरी हैं, आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाएंगे उन इलाकों में जिनमें पीने का पानी है कोई नहीं, जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं लोग, और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए जैसे धड़ाधड़ लगवा रहे हैं वाटर प्रोजेक्ट। इसी तरह से वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। बड़ी एक मज़े की भाई लतीफ़ा टाइप स्टोरी पहले तो सुने ना। ये देखें क्या बात है, कल फैसला आया और फिर ये ARY की तरह रिपोर्टिंग भी देखें। हाय मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी रिपोर्टिंग पर। ये लीजिए को देने चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में बरी कर दिया गया है। ये खबर अभी तक हमारे पास आई है। फैसला आ चुका है, बानी PTI को अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला है जो कि एक्सपेक्टेड इस तरह का नहीं था। कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि सजा हो जाएगी, ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बरी कर दिया गया है बानी PTI को। अभी तक ये डिसीजन सामने आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला आपको इस हवाले से खबर दें। लो जी। और आपको ये बताएं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं। PTI के दीगर अरकान भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। जज जिन्होंने फैसला सुनाना है वो भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं और इस केस का फैसला चलिए जी, अब क्लैरिफिकेशन आई है। इस हवाले से बताया गया है कि बरी नहीं किया गया बल्कि 14 साल की सजा सुनाई गई है और 14 साल की सजा बानी PTI को सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस था जिसके अंदर ये बताया गया है कि जी 14 साल की। अब आप 14 साल की, ठीक हो गया। ये ऐसी रिपोर्टिंग आप कोई सुन सकते हैं नेशनल टीवी की? कोई नेशनल टीवी हो उसकी ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी लतीफ़ा टाइप रिपोर्टिंग? उसकी वजह यह है कि जब बावर्चियों को आप इतने बड़े ओहदों पर बिठाएंगे ना ऐसे चैनल्स में, तो फिर रिपोर्टिंग भी ऐसी ही होगी। आगे चलते हैं जनाब, और वर्डिक्ट आ गया है। वर्डिक्ट की कुछ मैं अल्फाज आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, और वर्डिक्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वर्डिक्ट है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 148 पेजेस का है भाई। तो जैसे जैसे साथ साथ चीज़ें ना वो मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। वर्डिक्ट है, उसके लिखा हुआ है आखिर पर, द वर्डिक्ट स्टेट्स, ये कहता है, इट कैन बी safely concluded that the prosecution has successfully proved its case against both the accused Imran Ahmad Khan and Bushra Imran through the production of cogent, credible, coherent, irrebuttable, reliable and confidence inspiring evidence। यानी वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस शीशे की तरह साबित कर दिया है। वो गया, मैंने बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों से बात की, मैंने कोर्ट रिपोर्टर से बात की, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह लॉ ग्रेजुएट हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ुद कुछ PTI वालों से भी, दोस्तों से बात की। वो भी यही कहते हैं यार ये जो फ़ैसला आया है ना, ये फ़ैसला बड़ा ख़तरनाक आया है, और इस फैसले में उनके वकला ने बिल्कुल न जिरा की, ना कोई साबित किया बाहर सियासी केस है, ये इंतकाम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक जो है ना आतिफ तौकीर साहब शायर हैं, उनने बड़ा मज़े का ट्वीट किया एक, और आतिफ तौकीर साहब कहते हैं कि एक पंजाबी फिल्म में शफकत चीमा का एक डायलॉग था कि मैं पहले तेरा शौहर मार कर तुझे बेवा करूँगा और फिर तुझसे शादी करूँगा
क्योंकि बेवा से शादी करना सवाब का काम है। ठीक हो गया ना। मुझे वो लिखते हैं आतिफ तौकीर साहब, बहुत ज़बरदस्त शायर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं। मुज़हका खेज़ बात यह है कि PTI का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये नहीं कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की, मौक़िफ़ ये है कि करप्शन अच्छे मकसद के लिए की है। और पुराने लोग कहा करते थे मुनाफिक मुतमईन नहीं हो सकता, मगर ये दौर वाकई मुतमईन मुनाफिकों का है। शुक्र है बेगैरत नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे आतिफ तौकीर साहब अदबी बंदे हैं, अच्छे घराने के बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उन्होंने मुतमईन मुनाफिक लिखा, मुतमईन बेगैरत नहीं लिखा। ठीक हो गया ना। पढ़े लिखा बंदा हो ना तो फिर वो बिलो द बेल्ट इतना नहीं जाता। समझ आ गई आपको। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो जज है ना नासिर जावेद राना, उसको तो सुना दिया था अपना सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि वो तो फिट ही नहीं है जुडिशल काम के लिए। और ये किस किस ने कहा? ये मोतीउल्लाह जान ने भी कहा, ये हामिद मीर ने भी कहा, ये बहुत सारे लोगों ने। वही मोतीउल्लाह जान साहब जो ऐसी की तैसी फेरता रहा इस केस पर, इमरान खान की, इमरान खान के सारे लोगों की, फवाद चौधरी की, उन्हीं के अपने क्लिप्स हैं, शहजाद अकबर की, सब की ऐसी तैसी फेरता रहा। असद तूर साहब हो गए, अपना हामिद मीर साहब। अब कल हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर दी कि देखो जी इस जज को तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कहा था और फिर उसी से इमरान खान को सज़ा दिलवाई गई है। अब ये मामला क्या है? ये भी वही जंग में इमरान एहसान साहब की स्टोरी है और उनने पूरा खोल के रख दिया सब कुछ। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाने वाले सेशन जज नासिर जावेद राना को 2004 में जब वो मजिस्ट्रेट के ओहदे पर थे, यानी मजिस्ट्रेट या सिविल जज, मजिस्ट्रेट के ओहदे पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अख्तियारात वापस लेते हुए मामला लाहौर हाई कोर्ट भेजते हुए 2 माह में फैसला करने का हुक्म दिया था। अच्छा, बाद अज़ां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने उन्हें बहाल कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक 18 सितंबर 2004 को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी की पुलिस ने सीनियर वकील वहाबुल खैरी को फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस वक्त के मजिस्ट्रेट नासिर जावेद राना से 10 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया। वकला ने चीफ जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तहरीरी शिकायत की कि मजिस्ट्रेट नासिर जावेद राना ने बग़ैर पेशी वहाबुल खैरी को जिस्मानी रिमांड दे दिया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए जज को शो काज नोटिस जारी किया। हकायक जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के जवाब को गलत और मिसकंडक्ट जबकि बयान हल्फी झूठे करार दिए। बाद अज़ां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट नासिर जावेद राना को इल्ज़ामात से बरी करके ओहदे पर बहाल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक मिसकंडक्ट पर वो किया कि जी उसने क्यों एक जुडिशल रिमांड दे दिया। क्या उस जज के खिलाफ कोई पैसे लेने साबित हुए? क्या उस जज की कोई वीडियो आई नासिर जावेद राना की? क्या उस जज ने कोई करप्शन की कि सुप्रीम कोर्ट ने उस करप्शन पे निकाला? एक बात कि जी आपने वकील का रिमांड क्यों दिया? और मुझे पता है, आपको भी पता है, मैं खुद उस लीगल फ्रेटर्निटी का बड़ा एहतराम करता हूँ, उनकी बहुत खिदमात भी हैं, लेकिन हमारी वकला बरादरी जो है, चूँकि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी की, वकला बरादरी आके पूरा जत्था घुस जाता है जज के चैम्बर में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कि जहाँ कभी किसी वकील पर को बन पड़े तो फिर बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। और ये एक वकला में नहीं है, ये पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, हर जगह पे है, और डिपार्टमेंट्स में भी है। वो जैसे नहीं कहते मंजा दियाँ बहनियाँ होंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर एक उस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो कर दिया कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, जो फैसले में लिखा सारा कुछ, और ये कहा कि इंक्वायरी दोबारा भेज दी लाहौर हाई कोर्ट को। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। जब बहाल किया तो फिर कोई चला जाता ना सुप्रीम कोर्ट कि हमें इस बहाली पर एतराज़ है। अब वो बार बार ये बताया जा रहा है कि देखो जी उस जज को तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ओ भाई, आप अपना जवाब दो,
आप अपना जवाब दो। ये वही, और मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक बच्चे का रिज़ल्ट आया, वो माँ के पास आया। माँ पूछती है कि भाई बेटा आपका रिज़ल्ट आया, कितने नंबर आए? उसने कहा जी माँ जी वो फलाना ज़ैद फ़ेल हो गया। अब उसके बाद उसने कहा भाई मैं आपका पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा जी वो फलाना अजमल भी फ़ेल हो गया। उन्होंने कहा मामा वो नहीं था, वो इकबाल, हाँ जी वो भी फ़ेल हो गया। उन्होंने कहा भाई मैं आपका पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा वो नहीं था, वो फलाना एक्स वो भी फ़ेल हो गया। वो मेरा जो अच्छा जिगरी दोस्त था वो फ़ेल हो गया। ठीक हो गया। उन्होंने कहा नामुराद मैं तेरा रिजल्ट पूछ रही हूँ। उसने कहा जी अब सारे फेल हो गए। मैंने कहा खाक पास होना है। ये वही वाली बात है कि भाई जज पे चढ़ दौड़ो। उन्होंने जनाब वो तो अब कल शिबली फराज का मैं सुन रहा था कि भाई इमरान खान ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हस्पताल बनाए, अब उसको सज़ा दी गई है। भाई इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटियाँ और हस्पताल बनाए और बाहर जाके कत्ल कर दे तो इसका मतलब उसको इस वजह से नहीं उसको पकड़ना कि उसने यूनिवर्सिटियाँ और हस्पताल बनाई हैं। ये क्या चवल किस्म के लोग हैं यार, और क्या जहालत है, जहालत की इंतहा है। अब एक और जहालत सुने कि भाई नवाज शरीफ के बेटे ने मलिक रियाज पर वो बेचा था फ्लैट, वो 9 अरब का फ्लैट था, उसने 18 अरब का बेचा। तो बताएं हमें इस तरह से किस तरह बेचा? भाई ये बरतानिया वाले नवाज शरीफ के रिश्तेदार लगते हैं, NCA उनके मामे चाचे हैं। जब उन्होंने बेचा था तो वो इंक्वायरी तो उन्होंने फुल की ना, की भी इसी वजह से। अगर उनके पैसे गलत होते तो उनको भी कहते वापस कर। अच्छा पहले जब ये वापस हुए थे ना, अभी मलिक रियाज का नाम ही नहीं आया था, यहाँ सारे यूथ ये घुंघरू डाल के भंगड़े डाल रहे थे। और वो वैसे ही, वो आपको पता है वो तो नंगा नाच करते हैं, तो वो उन्होंने भंगड़े डाल दिए। अपर चैम्बर तो वैसे फारेगा और नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ी गई। जब बाद में सिलसिला आया, अब तो वर्डिक्ट में पूरा लिखा हुआ है ना कि जुल्फी बुखारी के नाम पे पहले ट्रांसफ़र हुआ उस वक्त पैसे, कि जब ये ट्रस्ट का ये जो 258 कनाल, फिर बीच में वो भी आ गए, बाबर रवान भी। फिर जब वो कनाल, इतनी कनालें ट्रांसफ़र हो गई, फिर जुल्फी बुखारी को भी निकाल दिया, बाबर रवान को भी निकाल दिया, फरागोगी के नाम पे। अब आप अंदाज़ा करें ना, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से पहला फैसला है कि जिसमें इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया गया। खुद किकबैक्स, करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी करप्शन का उन पर साबित हो गई कि इसने इस तरीके से करप्शन की। अब मलिक रियाज का बेटा, वही वाली बात है कि मैं बहुत कुछ दोस्तों से बात कर रहा था बहुत सालों से, तो उनमें से एक दोस्त मुझे कहे यार आप मुझे ये बताएं, आजकल किसी को 10 रुपए भी नहीं देता। मलिक रियाज के बेटे ने यहाँ फरागोगी को 200 कनाल से ज्यादा, यहाँ पर 250 कनाल यहाँ बनीगाला में दे दी। अब आप अंदाजा करें, वहां पे 458 कनाल आप लोगों को दे दी, करोड़ों रुपए इसके अलावा दिए, अरबों रुपए अलावा दिए। अब तो कहा जा रहा है 6 बिलियन रुपए इमरान खान को दिए। आपने वहां से जो पैसे आए उठा के मलिक रियाज की झोली में डाल दिए। ये फैसला 14 साल का फैसला है। मैंने मुतादिद लीगल एक्सपर्ट से बात की, मैंने मुतादिद कोर्ट रिपोर्टर्स से बात की, और जो सही जो बाशऊर लोग हैं आप यकीन कीजिए उनसे बात की, कुछ PTI के दोस्तों से भी बात की। हर एक की इस पर ओपिनियन सेम थी, कन्वर्जेंस थी एक ही नुक्ते पर कि अगर इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट माफ़ नहीं करती, और अगर इमरान खान की डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होती, और अगर इमरान खान का कोई इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट उसको रिलीफ नहीं देती, तो ये इतना ख़तरनाक केस है। हमें नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और कहते हैं कि अगर ये अपील, जैसे कल वज़ीर कानून ने कहा है कि अगर ये अपील अपने टाइम पे लगी तो इस अपील को लगते लगते 3 साल गुजर जाएंगे। हाँ, बुशरा की बात और है, वो चूंकि बुशरा बीबी पिंकी पीरनी वो खातून भी हैं, उनको खातून का लेवरेज भी मिलेगा, उनकी सज़ा भी कम है 7 साल। 14 साल वाले को आप भूल जाओ। अभी यूथियों में आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद मायूसी फैल जाएगी, क्योंकि मायूसी फैलाएगा कौन? खुद इमरान खान। वो मैं आपको बताऊं ना कि अगर डील हो तो वो एक और बात है, मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर डील ना हो तो ये केस बहुत खतरनाक है, ये तबाह बर्बाद करके रख देगा ये केस इमरान खान को। ये केस आम केस नहीं है। इनके वोकला कहते रहे इंतकाम। माफ कीजिएगा, इनके वोकला कहते रहे कि ये इंतकाम लिया जा रहा है।
ان کے وکلا کہتے رہے کہ یہ تو سیاسی انتقام ہے، یہ تو کیس ہی سیاسی ہے، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جرح ہی نہیں کی، انہوں نے قانونی نکات کو ڈسکس ہی نہیں کیا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو یونیورسٹی بنا رہے تھے. بھائی مسجد نہیں بنتی، بھائی مسجد نہیں بنتی ایسے پیسوں سے. اور وکلا کا یہاں پر یہ انہوں نے ایک قانونی نقطے پر کوئی کسی قسم کا کوئی بھی وہ نہیں کیا. اب آپ خود سن لیں جو خان صاحب کا ملک ریاض کے ساتھ یہ پہلے ان کے بارے میں جو ملک ریاض کے بارے میں ان کے اپنے ویوز تھے، یہ آپ خود ذرا اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب، اور وہی حامد میر صاحب کے شو میں کیا کہہ رہے تھے. جو سارا ریاض بحریہ کا جو سارا سکینڈل ہے، ریاض بحریہ کیا چیز ہے؟ جو جسے خطرہ ہوتا ہے اسے پیسے دے دیتا ہے، اس نے لوگوں کو نیلام کرتا ہے. اچھا اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ ابھی آپ نے کہا وہ جو اٹارنی جنرل کا کہ یہ جنرل مشرف کے ساتھ تھا، یہ سب نیلام اپنے آپ کو کرتے ہیں. ان کی کوئی نظریہ تو ہے ہی جی کہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس کا کیا کام ہے کہ سمجھوتا کروا رہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری میں؟ یہ کیا کیپیسٹی ہے؟ وہی اور میں آپ کو بتاؤں حامد، یہ اس کے اندر نکلنا جو ہے نا وہ یہ کہ جو بھی پالیٹکس کرے اس کو بزنس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بزنس کرے گا تو وہ یہ خریدے جا سکتے ہیں سب، ان سے ڈیلز کی جاتی ہیں. اب ریاض بحریہ جو ہے اس کا یہ کیوں سب کو خریدتا ہے؟ جی اس کے اوپر جو کیسز ہیں فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اب کون روکے گا اس کو؟ پنجاب میں یہ جو پنڈی کے قریب فارسٹ لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے کون پکڑے گا؟ سب کو تو اس نے خرید لیا ہے. اس سے پہلے بیچارے غریب لوگ بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں زمینوں سے نکال دیا گیا، کون پوچھے گا ان کو؟ اس نے سب کو تو خرید لیا ہے. اور ان کے ڈیلز کن سے کر رہا ہے؟ وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے بزنس کر رہا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ آج ان کو خطرہ ایک آزاد چیف جسٹس سے ہے. انہوں نے ساری سازش کی ہے، 3 سال پوری کوشش کی اس کے بیٹے پہ کام کر کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے. اور میرے یہ پیشن کو سمجھ ہے حامد میر صاحب کہ یہ وہی ہونے والا ہے جو مس کیلکولیشن چیف جسٹس افتخار کے اوپر جنرل مشرف نے کی تھی 9 مارچ کو 2007 کو، جو اس کا انجام ہوا. اب ادھر ہی جائے گی گیم، کیونکہ چیف جسٹس کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہوگی. انہیں پتا ہے کہ اس کے اوپر سازش ہو رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک طرف کون کھڑے ہیں، جو اس ملک کا قبضہ مافیا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے ایک طرف کھڑا ہے، اور ایک طرف ایک روشنی کی کرن ہے کہ شاید ایک ایسا جج آئے، ایسی عدلیہ آئے جو طاقتور کو بھی اس ملک میں انصاف کے کٹارے میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے طاقتور کو ہاتھ ڈالا ہے. اب ہم نے سب نے فیصلہ کرنا ہم کدھر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اینڈ تک اس مافیا کا مقابلہ کرے گی، اینڈ تک مقابلہ کرے گی. اور اسی چیف جسٹس نے پھر اس کے بعد ٹیرین والا کیس بھی بنا دیا، اور پھر اسی کی چیف جسٹس کی ماں بہن بھی ایک کی تھی. آپ کو تو یاد ہے نا، سب کچھ یاد ہے نا، بس یہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. اور یہ جو ریاض بحریہ ہے نا، یہی تو خریدتا ہے حکمرانوں کو، اور یہ جو حکومت میں ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کو خریدتا ہے، ان کے ضمیر خریدتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی ریاض بحریہ سے تو کوئی 5 قرات، کوئی 3 قرات، کوئی 7 قرات، کوئی کتنے مانگتے رہے. اب آپ دیکھیں یہ اب اسلام آباد کل ہوا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج، ویسے بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز بھی آئے، جن میں سے 2 کو تو یونینیمسلی کر دیا گیا، ایک کو میجارٹی سے. اسلام آباد کے 2 جج، اسلام آباد کے 4 ہونے تھے، ویسے ابھی 2 ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے پھر 2 اور بھی ہو جائیں. شاہ رخ ارجمان صاحب کا تو بہت ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائیں گے. اب ایک اعظم خان صاحب ہوئے ہیں جو کہ سیشن جج ہیں، اور ایک وکیل ہوئے ہیں. یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. راجہ انعام امین منہاس ایڈوکیٹ، یہ ایڈیشنل جج یہ بھی ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور جناب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وکیل کا خاصہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ سرکاری وکیل تھے. اب یہ ذرا تھوڑا سا ان کا یہ سن لینا، یہ لیجیے. یہ فیصلہ آیا بہت بڑا ادارہ ہے، اور سارا الزام اس پہ ہے کہ کی صاحب جو بری طرح متاثر تھی. آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک تو یہ بتایا آپ اپیل میں جا رہے ہیں، ادارے کی صاحب کو جو نقصان پہنچا
اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے یا ANF کے اوپر ہے کہ آپ کو proper- سر ادارے کو کوئی نقصان نہیں ہے، ادارے نے اپنا لیگلی کام کیا ہے، کرتا رہے گا اور یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ جو offense ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ offense یہ نہیں ہے کہ کسی کو گولی مار دی، یہ offense اگینسٹ پبلک ہے، سوسائٹی ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے۔ یہ 1 کلو ہیروئن 1000 بندے کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سیریس offense ہے اور اس ادارے کی ساکھ کو آپ لوگوں نے بچانا ہے اور یہ ادارے ہی کام کر رہے ہیں، ورنہ یہ ملک، یہ گھر، یہ بچیں گے نہیں۔ ورنہ یہ ملک، یہ گھر یہ نہیں بچیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں جان اللہ کو دینی ہے، اور پھر اسی جان اللہ کو دینی ہے نے کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ تھا، ہمیں تو کہا تھا اس میجر جنرل نے، پھر جنرل باجوہ سے بھی رانا ثناء اللہ کی گڑبڑ ہو گئی تھی اور تو میں ہو گئی تھی، اور بیچ بچا کروایا تھا خواجہ آصف نے اور غالباً خواجہ سعد رفیق یا ان لوگوں نے کروایا تھا۔ اسمبلی کے اندر قرآن بھی سر پہ اٹھایا۔ یہ وہ جج صاحب بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج صاحب، یہ راجہ انعام امین منہاس صاحب۔ اب یہ تو کم از کم کہہ دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، وہ جھوٹا کیس تھا، مجھے جج تو اسی حکومت نے بنا دیا۔ اب اس حکومت کی بے بسی دیکھیں بیچاروں کی۔ اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں اکثریت حکومت کی ہے، یعنی اگر حکومت نہ چاہے تو وہ جج نہیں بن سکتا۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں بھائی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری صورتحال ہوتی ہے، یہاں پہ دکھتا کچھ اور ہے، یہاں پہ ہوتا کچھ اور ہے۔ بس یہ والی صورتحال بہت ہی عجیب و غریب سی ہوتی ہے کہ کیا دکھتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ 2 نئے ججز آ گئے، ایک اعظم خان آئے ہیں اور ایک جو ہے نا اس حوالے سے ایک بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انٹونی بلنکن کی ہو رہی تھی آخری پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس میں 2 صحافیوں نے اس کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا۔ انٹونی بلنکن یعنی امریکہ کے وزیر خارجہ جو ابھی جانے والے ہیں، 20 کو ٹرمپ حلف اٹھانے والے ہیں، اور ابھی جو ہے نا وہ تو تھے آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن کے ساتھ وزیر خارجہ ٹونی بلنکن۔ ان 2 صحافیوں نے ان کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فلسطین میں نسل کشی کی ہے، آپ نے ہولوکاسٹ کیا ہے فلسطین میں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جب مئی میں امن معاہدہ ہو گیا تو اس کے باوجود بھی آپ اسرائیل کو کیوں بھیجتے رہے ہتھیار؟ تو اس طریقے سے جب آڑے ہاتھوں لیا تو جناب اس کو سیکورٹی افیشل نے ڈنڈا ڈولی کر کے، ہاتھوں سے اور پیروں سے پکڑ کے ڈنڈا ڈولی کر کے اس صحافی کو باہر پھینک دیا اور دوسرے صحافی کو بھی دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ یہ ہے ٹوٹل اظہار آزادی رائے یعنی اظہار آزادی کی رائے ہے، اور یہ ٹوٹل آپ کو پتہ ہے یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کا چہرہ ہے۔ ٹک ٹاک امریکہ میں بند ہو رہی ہے اتوار کو، اور یہ ہو کیوں رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں ان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر، اور فیصلہ کیوں دیا ہے، ایک ایکٹ بنا دیا تھا جو بائیڈن نے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ ٹک ٹاک ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، آزادی اظہار رائے ان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یونینیمس ایک فیصلہ دیا ہے کہ جی بالکل اس کو بند کر دو، یہ اپنا قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب اگر اتوار تک کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا صدر یا ٹرمپ یا کوئی اور، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے، یہ ٹک ٹاک بھی بند ہو جائے گی۔ اور کہا کیا ہے کہ اگر اس ٹک ٹاک ہم پر بیچ دیں، یعنی ہمیں دے دیں اگر، تو پھر کوئی قومی سلامتی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ چائنا کے پاس رہے گی تو پھر ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب چائنا کیا، وائس پریزیڈنٹ جا رہا ہے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں، اور یہ چائنا کا پہلا اتنا بڑا افیشل جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ شی کی بھی بات ہوئی ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور اس پر بھی ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اب لیکن آزادی اظہار رائے کو ان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ یار بہت ہی افسوسناک خبر، یہ 44 پاکستانی چلے گئے ہیں۔ آپ میں سے بار بار لوگوں نے کہا یار اس پہ بھی بات کر لیں کہ 44 پاکستانی یہ چلے گئے ہیں اور یہ جو ہے نا کشتی ڈوب گئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ویسے، میں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو لواحقین ہیں
या उनकी जो माएँ हैं, उनके वालिदैन हैं, उनकी बहन भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कोई मेरे मुंह से गलत और सख्त अल्फाज ना निकलें कि उनकी दिल आज़ारी ना हो क्योंकि वो फौत हो गया। अब देखो ना, आप किस कदर गैर कानूनी तौर पे जाते हैं, आप किस कदर इतने पैसे देते हैं, मौत ख़रीदते हैं। वहाँ कश्ती में कोई भूख से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, बाकियों को तशद्दुद करके मारा गया अफ्रीकन एजेंट्स ने। पाकिस्तानियों को 44 पाकिस्तानी मर गए और फिर को 36 बचे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये सैकड़ों जान से चले गए। तो यार खुदा का नाम माने, वो वालिदैन को ही सोचें यार, अपने बच्चों का, अपने बच्चों को, जो अगर उनकी कोई औलादें हैं वो पैर पकड़ लिया करें कि अब्बा जी, कोई बीवियां होंगी वो अपने खामद के पैर पकड़ लें, उनको कोई ना जाने दो, मौत ना ख़रीदो खुदा के लिए। आप पाकिस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह है, 25-25, 30-30, 40-40 लाख दे के मौत ख़रीदते हैं यार। को खुदा का नाम माने। वो लोग तो बाद की बात है ना कि उनको तो स्टेट पकड़ेगी कि जी उन्होंने क्यों आपको वो बाहर भेजा। वो जो एजेंट्स हैं, वो जो बेगैरती कर रहे हैं, उनको तो चलो रियासत पकड़ भी रही है, हुकूमत भी पकड़ रही। ये वो मेरा ख्याल है गालिबन वुसअतुल्लाह खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक आर्टिकल लिखा था, और BBC में शायद मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा, वो जो पिछली दफ़ा कश्ती डूबी थी इस तरीके से। तो वो आर्टिकल का उन्वान भी यही था कि भाई मरना हमारी ज़िम्मेदारी, लाशें वापस लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी। भाई ये को खुदा का खौफ करें यार। ये किस तरीके से, इस तरह से अगर कोई उलमा कहें तो ये तो एक गैर कानूनी तौर पे रहे हैं, और फिर ये पता नहीं कैसी मौत है। अब मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, कुछ लोग हो सकता है उनकी दिल आज़ारी हो, लेकिन कुछ सोचें भाई, कुछ गिरबान में झांकें, कुछ अपनी गलती सारी स्टेट पे न डाला करें, सारी हुकूमतों पे न डाला करें। कुछ खुद ही जब पुठे काम करेंगे, जान बहुत कीमती है, उसका इस तरीके से ज़ाया करना, ये तो अब मैं क्या कहूँ, अब आप खुद समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदी नालों और जोड़ों का पानी पीने वाली खल्क़ खुदा तक ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन आपके ख़ुसूसी तावन से साफ़ और मीठा पानी फराहम कर रही है। साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट में आज एक मस्जिद में मोहतरमा अनवरी बेगम की तरफ से अतिया किया गया एक वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जिससे मस्जिद में आने वाले नमाजियों और तालिब इल्मों के साथ साथ मुल्क आबादी का भी पानी का देरीना मसला हल हो गया। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है, बुरी है सर जी, क्या करूं। भरते हैं फजर को, शाम को। यहाँ पर टैंकर वाले आते हैं, वो पानी बेचते हैं 30 रुपए ड्रम भी। गरीब लोग कैसे लें, किसी के पास आए किसी के पास नहीं आए, कोई गरीब है, क्या करें। अब मोहतरमा अनवरी बेगम के बेटे ने पहले अपने मरहूम वालिद के साले सवाब के लिए वाटर प्रोजेक्ट अतिया किया, और आज अपनी वालदा की सेहत और सलामती के लिए एक और वाटर प्रोजेक्ट अतिया किया। खुदावंद मुताल मोहतरमा अनवरी बेगम को सुख, सेहत और सलामती अता फरमाए, और इनके बेटे की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, और इनकी तमाम फैमिली पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, जैसे मरहूमिन के साले सवाब के लिए पानी जैसी अजीम नेमत का सदका बहुत बड़ा सदका है, इसी तरह अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों और फैमिली पर रहमतें, सुख, चैन और अमन के लिए भी ये सदका जारिया है। आप जी न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ही ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के डोनर्स हैं, और आपके ही तामन और मोहब्बत से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन वतन अज़ीज़ में यह कार खैर अंजाम दे रही है। तो 29 रमज़ान मुबारक तक बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट की तकमील और पानी की फरहमी के लिए आप सब आप से गुजारिश है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन से हर मुमकिन तावन फरमाएँ। माशाअल्लाह सी दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक अनवरी बेगम साहिबा नूं लंबी उम्र अता फरमाए। बच्चे इंशाअल्लाह दुआ करनगे मस्जिद विच बैठ के पढ़ के, नमाज दे टाइम भी ते कुरान दे टाइम भी। बेगम को लंबी जिंदगी दे, आमीन। उनके घर में बरकत, अल्लाह ताला उन्हें शख्सियत अता फरमाए, आमीन। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, हम उनके लिए नमाज में भी दुआ करेंगे। शुक्रिया अनवरी बेगम, शुक्रिया अनवरी बेगम, शुक्रिया अनवरी बेगम। अनवरी बेगम साहिबा ने अल्लाह ताला दी कार दी खिदमत की थी, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इन्हां दे माल, रिस्क, इज्जत, आबरू दे अंदर बरकत तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हां दी दिली नेक मुरादां पूरा फरमाए। अल्लाह ताला सोने नबी दा सदका अल्लाह ताला इन्हां नूं लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला दे रस्ते ते इन्हां ने जो खिदमत की थी, अल्लाह ताला सोने नबी दा सदका कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उन्हां वास्ते बख्शिश दा वसीला बनाए। अल्लाह अनवरी साहिबा ने जो अतिया सानू कीता, असी दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे रिस्क माल विच बरकत तरक्की अता फरमाए। इत्थे पानी दा बड़ा ही मसला सीगा, क्योंकि पासमान दा इलाका
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए ते आप वाटर पंप भी ला के दिता और टैंकी भी ला के दी टूटियां भी अल्लाह ताला उन्होंने कबूल मंजूर फरमाए इस तरह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए इस पानी का बड़ा मसला थी और अल्लाह ताला अनवरी बेगम को लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह उन्होंने बाल जान बाल इज्जत बरकत रखे उन्होंने सानू बड़ा टैंक दिता सी पानी की मोटर लगा के दी सी टूटियां दिते ने सारे अमले दा शुक्रगुजार हैं ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਨਵਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਔਰ ਟੈਂਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ عطا ਕਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ